गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सानंद होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जीव विज्ञान का प्रथम पाठ जैव प्रक्रम जो चल रहा है उसमें हमने जाइलम के द्वारा जल का ऊपर चढ़ना इस टॉपिक को पढ़ा था, जिसको हम रसारोहण कहते हैं। आज हम फ्लोएम के द्वारा भोजन का या भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पौधों की पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है, क्योंकि हरी पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। और पत्तियों से बना हुआ जो भोजन है ये पौधे के हर एक भाग, तने, यहाँ तक कि जड़ों तक भी पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से पत्तियों के द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है उसका स्थानांतरण या खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है उसको हम स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का जड़ और तने के अन्य सभी भागों तक पहुंचना इस भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। और इस क्रिया में फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होती हैं, क्योंकि फ्लोएम की जो संरचना है बच्चों, ये कक्षा 9 में भी आपने पढ़ी है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं होती हैं जो कि एक लंबी नली की तरह की होती हैं। वो एक के ऊपर एक जुड़कर एक लंबी पतली सी नली बना लेती हैं। जैसे आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हो, ये जो है ये फ्लोएम की संरचना है। ये इसमें चालनी नलिका है, ये एक नलिका, ये दूसरी और ये तीसरी, एक के ऊपर एक जुड़ करके ये लंबी नली बना लेती हैं। और इनके बीच बीच में ये क्या होती है, यहाँ पर जहाँ पर जुड़ने का स्थान होता है वहाँ पर एक प्लेट जैसी संरचना होती है, जिसको हम चालनी प्लेट कहते हैं या सीव प्लेट कहते हैं। जो भी शर्करा या खाद्य पदार्थ होते हैं वो इसी चालनी नलिका से, चालनी प्लेट से होकर के दूसरी नलिका में पहुँचते हैं। फ्लोएम के द्वारा कुछ एमिनो अम्ल और अन्य पदार्थों का संवहन भी होता है। और फ्लोएम से भोजन के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो परिवहन है ये क्या है, एक तरह से सक्रिय परिवहन होता है। इसके बाद कि ये एक प्रयोग है जिसको हम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या गर्डिल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये प्रयोग इस चीज़ को सिद्ध करता है कि फ्लोएम के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इसमें बच्चों ये एक गमले में लगा हुआ पौधा है। इसमें जो है हमेशा कोई भी तना होता है उसके मध्य भाग में जाइलम होता है और उसके चारों तरफ जो है वो फ्लोएम होता है। तो इसमें क्या किया कि सेंटर का पोर्शन छोड़ करके बाहर का जितना भी फ्लोएम वाला भाग था वो उसको हटा दिया और एक रिंग जो है वो तने में बना दी गई। तो हमें ये पता है कि पत्तियां ऊपर की साइड है और पत्तियों से भोजन का निर्माण हो रहा है, और इसमें हमने क्या हटा दिया, फ्लोएम हटा दिया। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये वाला जो भाग होता है जहाँ पर रिंग बना है, ठीक उसके ऊपर का भाग फूल जाता है। और ये क्यों फूलता है बच्चों? क्योंकि इसमें भोजन जो है वो एकत्रित हो गया है। तो ये जो प्रयोग है इस चीज़ को सिद्ध करता है कि पत्तियों के द्वारा बना हुआ जो भोजन है वो फ्लोएम के द्वारा ही पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है। क्योंकि यहाँ पर फ्लोएम नहीं है तो ये भोजन यही इकट्ठा हो गया, ये नीचे नहीं जा पाया, और जो निचला भाग है वो भोजन ना पहुँचने के कारण सूख जाता है। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मुंच नाम के एक वैज्ञानिक ने अपनी एक परिकल्पना दी थी कि खाद्य पदार्थों के का जो स्थानांतरण है वो फ्लोएम के द्वारा ही होता है। 1927 में इन्होंने ये परिकल्पना दी और ये अब तक की सबसे मान्य परिकल्पना है बच्चों। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग जो है वो किया, उसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इन्होंने 2 बल्ब लिए। ये दोनों ही बल्ब जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से बने हुए होते हैं, बल्ब ए और बल्ब बी। इन दोनों बल्ब को अलग अलग 2 बीकर में रखा, बीकर A1 और बीकर B1। अब इनको दोनों बीकर्स को एक छोटी सी टी नली के द्वारा जोड़ दिया और इसी तरह से दोनों ये बल्ब भी A और B एक U नली के द्वारा जोड़ दिए गए। ये जो बल्ब A है इसमें सांद्र यानी कि बहुत ज़्यादा चीनी जो मिला हुआ शर्करा का विलयन वो इस बल्ब में भर दिया। बल्ब B में सामान्य जल जो है वो भरा, और ये जो बाहर के जो बीकर A1 और B1 थे इनमें भी क्या भरा बच्चों, जल ही भरा। अब यहाँ पर इसमें इस तरह से जो है एक प्रयोग में जिसको कहते हैं हम एक एपरेटस टाइप में तैयार किया कि इस तरह से एक कीप लगा दी गई जिससे कि शर्करा जो है वो बल्ब ए को लगातार मिलती रहे। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि ये हम सभी जानते हैं कि अधिक सांद्र विलयन है बल्ब ए के अंदर और बाहर जल है, तो अंत्य परासरण की क्रिया के द्वारा जो बाहर के माध्यम से जल है वो बल्ब ए में जाएगा, तो इसका स्फीति दाब बढ़ जाएगा और बल्ब
बल्ब ए में से जल जो है और जो शर्करा के विलयन है वो इसमें से होकर के बल्ब बी की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों कि बल्ब बी में जहाँ पर सामान्य जल या तनु शर्करा का विलयन हम इसमें लेते हैं तो क्या होगा कि शर्करा और आने से इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि बल्ब बी में सांद्रता थोड़ी बढ़ जाएगी और बाहर का जो माध्यम में है क्या है, जल है, तो इसमें से जल जो है वो बाहर आना शुरू कर देगा और फिर ये जो जल है ये इस टी नली से होकर के वापस ए में जाता रहेगा। और ये जो सिस्टम है ये एक तंत्र जो है लगातार यहाँ से जल ए में जाएगा, ए से यू नली के द्वारा बल्ब बी में जाएगा और बल्ब बी से फिर बाहर बीकर B1 में जाएगा और फिर टी नली के द्वारा ए में आता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि बल्ब ए और बल्ब बी दोनों में ही शर्करा की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। यहाँ पर जो ये बल्ब ए की तुलना जो मुंच थे उन्होंने पत्तियों से की है, यानी कि यानी कि यहाँ पर भोजन का निर्माण हो रहा है। तो इस बल्ब ए यानी कि सोर्स ऑफ फूड फॉर्मेशन जहाँ पर भोजन का निर्माण हो रहा है, इस तरह से पत्तियों से तुलना की गई है। फ्लोएम की तुलना यानी कि जिस माध्यम से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है वो इसमें यू नली को रिप्रेजेंट करता है। जड़ों की तुलना या अन्य पौधे के वो भाग जहाँ पर भोजन पहुँचना होता है उसकी तुलना बल्ब बी से की गई है। और ये जो नली टी है इसका जो कंपैरिजन है वो मुंच ने जाइलम की वाहिकाओं से किया है जिनके द्वारा जल का स्थानांतरण होता है। इस तरह से मुंच परिकल्पना जो है अब तक की सबसे ज़्यादा मान्य परिकल्पना है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन वह भौतिक क्रिया है जिसमें कि जीवित पेड़ पौधे अपने वायवीय भागों से जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त करते हैं। तो आप समझ गए ये एक भौतिक प्रक्रिया है। अधिक प्रकाश में, अधिक ताप में इसकी मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है बच्चों कि पौधे के सभी वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के प्रकार दे रखे हैं। वाष्पोत्सर्जन निम्न 3 प्रकार से होता है: रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय मतलब हम सभी जानते हैं कि हरे तनों और पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं और इन्हीं रंध्रों के द्वारा लगभग 90% तक वाष्पोत्सर्जन होता है और रंध्रों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, पौधे की जो पत्तियां हैं इनकी बाहर के सतह पर क्या होती है, क्यूटिकल होती है। एक चमकदार मोमीय पदार्थ की परत होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। इससे भी जल जो है वो कुछ मात्रा में वाष्पीकृत होकर के उठता है और इस उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल से होने वाले ट्रांसपायरेशन को, वाष्पोत्सर्जन को हम उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वातरंध्र, वातरंध्र क्या होते हैं बच्चों? वृक्षों की तनों और शाखाओं पर जो छाल होती है पेड़ की उसके बीच बीच में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। इनको हम वातरंध्र कहते हैं। इन रंध्रों से भी कुछ जल जो है वो वाष्पित होता है और इसी को हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 1% ही वातरंध्र द्वारा होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अगला टॉपिक इसका वो मैं आपको पढ़ाऊंगी।